आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके नाम से पूरी दुनिया कांप उठती थी। एक ऐसा शख्स जिसने अपने भाई को सिर्फ एक मछली के लिए मार डाला और फिर आगे चलकर 4 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार बना। जी हां दोस्तों, 4 करोड़, उस जमाने की पूरी दुनिया की 10% आबादी। सोच कर देखिए, एक आदमी, एक तलवार और दुनिया के 10% लोगों का सर्वनाश। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कितने लोग मरे, असली सवाल यह है कैसे मरे, और यही कहानी का सबसे डरावना हिस्सा भी है। आज मैं आपको चंगेज खान की क्रूरता के 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपकी रूह कपा देंगे। ये वो कहानियां हैं जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक की धरती को खून से नहला दिया, और इसी क्रूरता की बदौलत खड़ा हुआ था दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य, 12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का विशाल मंगोल एम्पायर। तो इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हर विलेन की एक ओरिजिन स्टोरी होती है, और चंगेज खान की कहानी शुरू होती है मंगोलिया के बर्फीले मैदानों में, जहां एक 9 साल के बच्चे का बचपन छिन गया। साल 1162 के आसपास पैदा हुआ तेमुजिन, हाँ, चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उसके पिता को जहर दे दिया गया, और उसके बाद उसके अपने ही कबीले ने उसकी माँ और बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। चंगेज खान मजबूर था जंगली जड़ों, चूहों और छोटे जानवरों का शिकार करके खाने पर। तंगी इतनी ज्यादा थी कि परिवार में ही दिक्कत आनी शुरू हो गई। इसी दिक्कत ने चंगेज खान के हाथों कुछ ऐसा करा दिया जिसका अंजाम आगे चलकर पूरी दुनिया ने भुगता। तेमुजिन का एक सौतेला भाई था बेख्तर। बड़ा था, ताकतवर था और घर में मुखिया बनना चाहता था। एक दिन बेख्तर ने तेमुजिन और उसके भाई कासार से एक मछली को छीन लिया। जी, सिर्फ एक मछली। इससे लगा कि कल को बेख्तर मुखिया का पद छीन लेगा, और क्या पता कल को भविष्य में चंगेज खान को मार भी दे। इसीलिए जब बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते हैं, उस उम्र में तेमुजिन ने अपने भाई कासार के साथ मिलकर तीर कमान से बेख्तर को मार दिया। अब हैरानी की बात यह है कि बेख्तर ने अपनी जान बख्शने की भीख मांगी और सरेंडर भी कर दिया था, लेकिन तेमुजिन ने कोई दया नहीं दिखाई। दोनों ने उसे तीरों से मारकर तुरंत खत्म कर दिया। ये पहली वायलेंट एक्टिविटी थी चंगेज खान की। एक छोटी सी कहानी जो शुरू हुई थी एक छोटी सी बात से, वो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक मैसेज बन गई। मैसेज कि चंगेज खान सत्ता पाने के लिए और जिंदा रहने के लिए किसी भी रिश्ते को तोड़ सकता है। इस क्रूरता ने उसे भविष्य के चंगेज खान के रूप में ढालना शुरू कर दिया, जो अपने रास्ते में आने वाले हर विरोध को कुचल देने के लिए तैयार था। फिर तमाम मुश्किलों से निकलते हुए चंगेज खान ने सभी मंगोल जनजातियों को इकट्ठा किया, और साल 1206 में एक बड़ी सभा, जिसे कुरुलताई कहा जाता है, वहां पर चंगेज खान की उपाधि उसे दी गई। इस उपाधि का मतलब था यूनिवर्सल रूलर। इस तरह एक ऐसे आदमी को प्रॉपर ताकत मिली जिसके पास बचपन से ही अपनी पर्सनल मुश्किलों से सींची हुई क्रूएल्टी यानी क्रूरता थी। तो अपने इन एक्सपीरियंसेस को चंगेज खान ने कैसे इस्तेमाल किया, आइए जानते हैं। चंगेज खान की क्रूरता का सबसे डरावना पहलू था उसकी पॉलिसी, जिसमें वो कंप्लीट मैसेकर का आदेश देता था। यह ऐसा आदेश होता था जिसमें मतलब साफ था, एक भी इंसान जिंदा ना बचे, न मर्द, न औरत, न बच्चे, कोई नहीं। सेना को पूरी आजादी होती थी अपने तरीके से शहर को नरक बना देने की। इसका एक एग्जाम्पल देखना है तो आप ईरान के निशापुर शहर के डिस्ट्रक्शन यानी विनाश को देख सकते हैं। निशापुर, बल्ख, मर्द और हेरात, ये सारे शहर खुरासान प्रांत के 4 महान शहरों में से एक थे। हुआ यह कि अप्रैल 1221 में मंगोलों ने निशापुर को घेर लिया। निशापुर के सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई भी लड़ी, लेकिन इस लड़ाई में चंगेज खान का एक पसंदीदा दामाद मारा गया। उसकी मौत से चंगेज खान की बेटी गुस्से से पागल हो गई, और उसने मांग की कि पूरे शहर को समतल कर दिया जाए, यानी कि कुछ भी बचने ना पाए। और फिर यही हुआ। चंगेज खान ने सेना को फ्री हैंड दिया। सेना ने ऐसा नरसंहार किया कि पूरे शहर में सिर्फ 400 श्रमिक बच पाए। बाकी की 1,70,000 की आबादी को मार दिया गया। इतिहासकार जुवैनी के अनुसार लाखों नागरिकों को शहर से बाहर निकालकर खुले मैदान में मारा गया। सबसे भयानक इस कत्लेआम का तरीका था, मंगोल सैनिक शहर की हर गली, हर घर की तलाशी लेते थे। बराबरी का कॉन्सेप्ट था। महिलाएं, बच्चे, मर्द और नवजात शिशु सबको मार दिया गया। बचे हुए लोगों को अंडरग्राउंड छिपने की जगहों से निकाला गया, मलबे के ढेरों से निकाला गया। शवों के गट्ठों में जो लोग बच गए थे उनको ढूंढ कर निकाल कर उनका सिर कलम कर दिया गया।
मंगोलों ने निशापुर में जिन लोगों के सिर कलम किए थे, उनकी खोपड़ियों के 3 पहाड़ बनाए गए, मर्दों के, महिलाओं के और बच्चों के लिए, सबके लिए एक एक पिरामिड। कहानियां कहती हैं कि शहर के कुत्तों, बिल्लियों और कीड़े मकोड़ों तक को खत्म कर दिया गया। अब जाहिर है कि यह काम बदला लेने के लिए तो नहीं किया गया। इस काम का एक ही मकसद था, पूरी दुनिया को चंगेज खान के खौफ से रूबरू कराना। यह बताना कि मंगोलों का विरोध करने का मतलब है अपनी पूरी कम्युनिटी का खात्मा करना। लेकिन ये बस एक एग्जाम्पल है, अभी बस वीडियो शुरू हुआ है। चंगेज खान ने यह भी इंश्योर किया कि उसके खिलाफ जो भी जाए उसका अंजाम पूरी दुनिया देखे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको अभी पता चल जाएगा। साल 1219 में चंगेज खान ने एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस साल उसने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला किया। दरअसल चंगेज खान ने ख्वारिज्म से दोस्ती करनी चाहिए। उसने ख्वारिज्म के शासक शाह मोहम्मद द्वितीय के पास व्यापार बढ़ाने के लिए एक बड़ा व्यापारी काफिला भेजा, लेकिन ख्वारिज्म के गवर्नर ने उस काफिले को लूट लिया और सभी व्यापारियों को मार डाला। जब चंगेज खान ने न्याय की मांग करते हुए अपने दूत भेजे तो ओतरार के गवर्नर इनालचुक ने इन मंगोल राजदूतों को मार डाला। इतिहासकार बताते हैं कि मंगोलों के लिए राजदूतों की हत्या एक ऐसा पाप था जिसकी कोई माफी नहीं थी, क्योंकि यह सभी संधियों और सम्मान के नियमों का घोर उल्लंघन भी था। चंगेज खान ने इसे सीधे अपनी सत्ता, अपने सम्मान और अपने कूटनीतिक परंपराओं पर हमला माना। उसने तय किया कि ख्वारिज्म को पूरी तरह से सबक सिखाना है। सबसे पहले उसने ओतरार को घेर कर पूरे शहर में कत्लेआम कराया। उसके बाद पता है उसने इनालचुक के साथ क्या किया। चंगेज खान ने इनालचुक, जिसने मंगोल राजदूतों को मारा था, उसको पिघला हुआ चांदी उसकी आंखों और कानों में डालकर मार डाला। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे मंगोलों का एक अंधविश्वास भी था। मंगोल मानते थे कि शाही रक्त को जमीन पर गिराने से दुर्भाग्य आ सकता है, इसीलिए शाही परिवारों के या ऊंचे रैंक वाले जो जनरल होते थे उनको बहुत धीमी और दर्दनाक मौत दी जाती थी, जैसे कि उन्हें भारी कालीनों में लपेटकर घोड़ों से रौंद दिया जाता था या लकड़ी के तख्तों के नीचे से उनको कुचल दिया जाता था। इसके लिए चंगेज खान ने 1,20,000 से 2 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर ख्वारिज्म के बड़े बड़े शहरों को एक एक करके तबाह भी कर दिया। इसी तरह से बुखारा में उसने लोगों को मस्जिद से बाहर निकाला और एक छोटा सा भाषण देते हुए खुद को द रैथ ऑफ गॉड घोषित किया। जो हाल निशापुर में मैंने बताया, वही हाल शहर दर शहर मंगोल सेना करती गई। लेकिन उर्गेंच में चंगेज खान ने एक दूसरा ही तरीका अपनाया। यहां पर हर सैनिक को एक कोटा दिया गया कि इतने लोगों को हर सैनिक को मारना ही है, यानी मारे जाने के बाद सिर गिनने का भी आदेश दिया गया। मंगोलों ने शहर के सभी बांधों को तोड़ दिया, जिससे अमू दरिया की बाढ़ में पूरा शहर बह गया। अब ये जो है, ये चंगेज खान की जली हुई धरती नाम की नीति का हिस्सा था। इसने सेंट्रल एशिया के सबसे समृद्ध, सबसे घनी आबादी वाले एरियाज को निर्जन और बांझ बना दिया। ये एक पूरी तरह से एक सभ्यता का सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन था। अब देखिए, मध्यकाल में इस प्रकार की हिंसा होती थी, आम था, लेकिन चंगेज खान का स्केल इतना बड़ा है और इतने अलग अलग तरीकों से ये सब काम किया गया है कि वो अपने आप में खौफनाक है। उसकी क्रूरता का एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ह्यूमन शील्ड से। चंगेज खान की सेना करती यह थी कि जब मंगोल किसी मजबूत किले या शहर को घेरते थे तो वो उस इलाके के हारे हुए सैनिकों, नागरिकों और यहाँ तक कि बच्चों को भी पकड़ लेते थे। फिर इन कैदियों को मंगोल सेना की पहली लाइन में चलने के लिए मजबूर किया जाता था। जब मंगोल सेना हमला करती थी तो ये अभागे लोग फ्रंट लाइन में होते थे। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा भयावह था। दुश्मन सेना को अपने ही लोगों को मारने पर मजबूर होना पड़ता था ताकि वो मंगोलों पर वार कर सके। अब कोई भी सेना जानबूझकर अपने नागरिकों, अपने भाइयों और अपने ही बच्चों को गोली मारना नहीं चाहती। ये स्ट्रेटेजी बचाव करने वालों का जो कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ देती थी। साल 1209 में उसने अपने साम्राज्य के वेस्ट में पड़ने वाले शीजिया के तानगुच साम्राज्य पर हमला किया। यहां पर उसने 30,000 चीनी गुलामों को सेना के आगे एक ढाल की तरह खड़ा किया। ये चीनी सैनिक उसने 1203 से लेकर 1209 के बीच में चीन के कई इलाकों में हमला करके पकड़े थे। इस लड़ाई में इन 30,000 चीनी गुलामों में से बहुत कम लोग ही बच पाए। ज्यादातर अपनी दुश्मन की सेना का शिकार हो गए और मारे गए। हालांकि चंगेज खान को इससे फायदा मिला। उसकी सेना को कम भालों का सामना करना पड़ा और आसानी से उन्होंने तैनगुत के लोगों को हरा दिया। लेकिन हजारों गुलामों के मारे जाने के बाद भी चंगेज खान ने इस ट्रिक को यूज करना बंद नहीं किया। साल 1223 में जब उसने मिडिल ईस्ट में ख्वारिज्म पर हमला किया था तो उसने हजारों मुस्लिम बंदियों को, जो ख्वारिज्म तक पहुंचने से पहले पकड़े गए थे,
उन मुस्लिमों को भी ढाल की तरह इस्तेमाल किया। इसमें कुछ ऐसे कैदी भी थे जिन्हें बड़े बड़े गुलेलों से बांधकर दुश्मन के किले के अंदर फेंक दिया जाता था। चंगेज खान की ये सारी ट्रिक्स बताती हैं कि वो जंग को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके लिए बस एक ही चीज़ मायने रखती थी और वो थी फतेह। इतिहासकार प्रोफेसर रॉबर्ट मार्शल के हिसाब से इस स्ट्रेटजी ने मंगोलों के नुकसान को कम किया और दूसरी ओर इसने दुश्मन का जो विरोध होता था उसको पैरालाइज कर दिया। इससे बड़ी बात यह थी कि चंगेज खान को अच्छे से पता था कि सिर्फ हथियार चलाकर ही जीत नहीं मिलती, दुश्मन के मनोबल को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। यही वजह है कि उसने डर को अपने सबसे बड़ा हथियार बनाया। वो जानता था कि एक डरा हुआ दुश्मन पहले ही आधा हार चुका होता है। इसीलिए अक्सर मंगोल क्या करते थे, एक शहर पर कब्जा करके उन्होंने कुछ लोगों को जानबूझकर छोड़ देते थे। ये बचने वाले लोग जो सदमे और आतंक से भरे होते थे वो अगले शहर में भागते थे और यहाँ पर वो मंगोलों की क्रूरता की कहानियाँ सुनाते थे। ये कहानियाँ इतनी भयानक होती थी कि जो अगले शहर के नेता होते थे वो पहले से जानते थे कि अगर वो विरोध करेंगे तो उनका विनाश तय है। इस तरह चंगेज खान ने एक ऐसा माहौल बनाया जहाँ से सरेंडर कल्चर को बढ़ावा मिला। यहाँ पहले ही डर के मारे राजाओं ने उसके सामने हथियार डाल दिए। ये डर लोगों को जिंदा छोड़कर नहीं बल्कि क्रूरता के सबूतों को छोड़कर भी किया जाता था। कहने का मतलब है कि मारे गए लोगों की खोपड़ियों से चंगेज खान मीनारे बनवाता था और इस तरह से ऐसा डर खड़ा करता था कि जो जिंदा है वो जुबान से तबाही की कहानी सुनाए और जो मर गए हैं उनका सूरत हाल इस तरह से हो कि मंगोल बता दें कि वो किस तरह से खूंखार है। यही नहीं, चंगेज खान ने सजा देने में भी ऐसी क्रूरता बरती जो ताउम्र याद रहे। अक्सर जानबूझकर ऐसी सजाओं का इस्तेमाल किया गया जो सिर्फ मौत नहीं देते थे बल्कि बहुत ही लंबे टाइम तक दर्दनाक टॉर्चर देते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शाही लोग होते थे उनको बिना खून बहाए सजा देने का प्रचलन था। इन लोगों को या तो लकड़ी के तख्तों के नीचे रखकर तब तक कुचला जाता था जब तक कि वो मर न जाए, या फिर उन्हें एक भारी कालीन में लपेटकर घोड़ों के ऊपर रौंद दिया जाता था। दूसरी कुछ सजाएं थी जिसमें इंसान को उबालना या धीमे धीमे दम घोटकर मारना भी शामिल था। ये सब वो तरीके थे जिसने ये मैसेज दिया कि चंगेज खान का गुस्सा भयानक है और ये मौत से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। क्रूरता के अगले सबूत की तरफ अगर देखें तो चंगेज खान ने इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन को भी अपना हथियार बनाया। उसने महसूस किया कि जंग केवल सेनाओं को हराने के बारे में नहीं है, वो तो कभी भी हराया जा सकता है, बल्कि जंग में दुश्मन देश के बुनियादी ढांचे को अगर नष्ट कर दिया जाए तो वो भी एक अच्छा खासा रिजल्ट दे सकता है। उसने एक इको डिस्ट्रक्शन और अकाल की रणनीति का इस्तेमाल किया। इसने दुश्मनों के एरिया को पूरी तरह से बदल दिया। जहां पर भी चंगेज खान के सैनिकों को मुश्किल हुई उस इलाके को जीतने में, वहां उन्होंने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी को लागू किया। हुआ क्या कि मंगोलों ने जानबूझकर दुश्मनों के खेतों को जला दिया, उनके फूड स्टोरेजेस को ख़त्म कर दिया और सबसे बड़ी बात उनके वाटर रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया या फिर उस पानी को ख़राब कर दिया। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल एशिया जो पहले अपनी एडवांस सिंचाई प्रणालियों के लिए जाना जाता था, वहाँ मंगोलों ने नहरों और कुओं को ध्वस्त कर दिया। इससे हुआ ये कि जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो बांझ हो गई, वहाँ से अब खेती ही नहीं हो पा रही थी। चंगेज खान की सोच अगर आप पूरा मिलाकर देखो तो बिल्कुल क्लियर थी कि उसके खिलाफ सिर उठाने वाले को इतना तबाह कर दो कि वो इलाका सदियों तक उबर ना पाए। उसने जानबूझकर अकाल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अगर कोई शहर सरेंडर नहीं करता था तो मंगोल बाहर डेरा डाल देते थे, आसपास के सभी फूड मटेरियल को जब्त करके वहां के लोगों को धीरे धीरे भूखमरी से मरने के लिए मजबूर करते थे। इतिहासकार पॉल रेचेन्स्की बताते हैं कि इस नीति का परिणाम बहुत भयानक था, इतना भयानक था कि इसने न केवल लोगों को मारा बल्कि उन इलाकों की एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी उसको भी खत्म कर दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान की इस पॉलिसी का इम्पैक्ट आज भी सेंट्रल एशिया की क्लाइमेट और इसकी पारिस्थितिकी पर देखा जा सकता है। इस तरह चंगेज खान ने अपनी क्रूरता से ऐसा इतिहास लिखा जिसके बारे में एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। आखिर में आपको बताऊं तो अगस्त 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मृत्यु से पहले उसने शर्त रखी कि किसी को ना पता चल पाए कि चंगेज खान को दफनाया कहाँ गया। साल 1270 से 80 के दशक में मंगोल सम्राट कुबलई खान के दूत के रूप में प्रसिद्ध वेनेशियन खोजकर्ता मार्को पोलो ने चंगेज खान के अंतिम संस्कार की भयानक कहानी सुनाई। इसके हिसाब से चंगेज खान को दफनाने के बाद 2000 घुड़सवारों को उस मैदान पर दौड़ाया गया जहां उन्हें दफन किया गया। फिर उनके अंतिम संस्कार में लगे इन 2000 दासों को और उनके रक्षकों को बेरहमी से मार डाला गया, जिन्हें बाद में पैदल सेना की दूसरी टुकड़ी ने मार गिराया।
इसके बाद ये सैनिक कब्रिस्तान से दूर ग्रामीण इलाकों से होते हुए आगे बढ़े और रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को इन्होंने मार डाला ताकि उनकी प्रेजेंस का कोई निशान या उनके रास्ते का कोई गवाह ना बचे। आखिर में अपने अड्डे पर लौटने पर इस अंतिम समूह ने भी सुसाइड कर दिया। हालांकि इस बात पर विवाद है कि उनको दफन करने वाले लोगों की हत्या हुई या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि चंगेज खान अपने भाई को मारकर क्रूरता की इस जर्नी पर चला था और अपने मरने तक इस क्रूरता को उसने नहीं छोड़ा। उसकी विरासत इतिहास के पन्नों पर खून से लिखी गई ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा याद दिलाएगी कि ताकत और आतंक का मेल कितना ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंगेज खान के आतंक की। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।